हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है। हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास का विद्युत कर रहे हैं उसमें कुछ टॉपिक हमने किए हैं। बस अब हम जिन टॉपिक्स के ऊपर आगे बढ़ते हैं बस वो चैप्टर को एंडिंग की तरफ लेके जाते हैं। तो मेरे आपसे एडवाइस ये है कि आप जितना भी चैप्टर आपको कराया गया है, अगले चैप्टर हो या पिछले चैप्टर हो या चल रहा चैप्टर हो, इनको रिवाइज कर लें, जिससे आगे जितना समय आपका आएगा उतना ही आपके लिए समस्या बढ़ेगी। क्योंकि जो लोग रिवीजन कर चुके होंगे उनके लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन जो लोग रिवीजन नहीं कर चुकेंगे उनके लिए एक सिलेबस एक बोझ की तरह उनके सिर में बैठेगा और आप लोग उसको कवर नहीं कर पाएंगे। समय रहते अपने काम को निपटाइए, और वही अकलमंद इंसान होता है जो अपने काम को समय से निपटाता है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। बट चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। टॉपिक का नाम है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध। पहली चीज आप इसके अंदर ये बात नोटिस करिए, आंतरिक प्रतिरोध का मतलब अभी तक हम जो बात करके आए हैं, किसी तार की बात हमने करी है, कोई परिभाषा हमने की है, वो केवल हमने बात की है बाह्य प्रतिरोध की। आप देखिए कि हमने कहा कि वे तार लिया, तार को हमने इस तरीके से निरूपित कराया, तो ये जो हमको पता लग रहा है ये है हमारा बाह्य प्रतिरोध, जिसको आर से प्रदर्शित करते हैं। अब आंतरिक प्रतिरोध क्या है, वही मैंने चीज आपको जब प्रतिरोध बताया था तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमारे शरीर के अंदर कुछ कणिकाएं, कुछ इस तरीके के प्रतिरोध या अवरोध अवेलेबल होते हैं जो छोटी मोटी बीमारियों से हमें लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। बुखार हुआ, हमने कुछ दिन आराम करा या आराम करा, पैरों में दर्द हुआ या हम थके हुए हैं, हमने आराम किया, हमारा दर्द सही हो गया, हमारा बुखार सही हो गया, तो उसका मतलब क्या है, शरीर के अंदर कुछ इस तरीके की क्षमता है जिसने उस बीमारी से हमको बाहर निकाला। वही क्या कहलाती है, प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है, वही शरीर का प्रतिरोध कहलाती है। इसी प्रकार सेल में क्या क्या चीज होती है, सेल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दो इलेक्ट्रोड, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जिसे हम टर्मिनल, जिसे हम सिरे भी कहते हैं बैटरी। दूसरा उसके अंदर होता है जो तेजाब, जिसको हम कहते हैं तेजाब होता है, वो उसमें इंपॉर्टेंट चीज होती है। तेजाब कितना मोटा होना चाहिए, कितना पतला होना चाहिए, कहां तक भरा हुआ होना चाहिए बैटरी में, कहां तक नहीं होना चाहिए, ये सब चीजें उसके प्रतिरोध को डिसाइड करती है। तो क्या होगा, सेल के भीतर, परिभाषा सुनिए, सेल के भीतर धारा के मार्ग में लगाए गए प्रतिरोध को क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेल के भीतर धारा के मार्ग में लगाए गए प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और समझिए इसमें आगे ये किस किस बात पर डिपेंड करता है, इस बारे में मैं देखिए आपको बताता हूं। ये सेल हो गया और इसमें इसकी नेगेटिव प्लेट से जो जुड़ा हुआ है ये वाला हिस्सा, ये वाला, इसको कहते हैं स्मॉल आर, और यही है हमारा आंतरिक प्रतिरोध। और बाहर हमने इसको एक ऐसे जोड़ दिया परिपथ से, तो हमारा क्या बन गया, ये कैपिटल आर बन गया, और ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव, और इसे हमने पी कहेंगे। इसकी सेल होगी, धारा इस प्रकार से आगे जाएगी। जो इसमें लाल रंग का प्रतिरोध बन रहा है, इसको हम छू नहीं सकते, इसको देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं।
बैटरी वाले ने कहा कि पानी इस लाइन तक आना चाहिए, क्योंकि उसका एक कारण है। आंतरिक प्रतिरोध किस किस बात पर डिपेंड करता है, यह बताता है। देखिए, आंतरिक प्रतिरोध डिपेंड करता है इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर, यानी इलेक्ट्रोड कैसे पदार्थ के बने हैं, उनकी प्रकृति किस प्रकार की है, यानी इलेक्ट्रोड के पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है। दूसरा किस पर डिपेंड करता है, देखिए पॉइंट नोट कर रहिए। दूसरा डिपेंड करता है उन प्लेटों की या उन इलेक्ट्रोडों की बीच की सेपरेशन पर, यानी बीच की दूरी पर। दूरी जितनी कम होगी, दो प्लेटों के या दो सेलों के बीच की दूरी जितनी कम होगी, आंतरिक प्रतिरोध का मान उतना ही कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि आयनों को पॉजिटिव से लेकर के नेगेटिव तक या नेगेटिव से लेकर के पॉजिटिव तक जाने में कम ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। जब ऊर्जा कम खर्च करनी पड़ेगी तो हमें जो रुकावट है वो बहुत कम दिखाई दे होगी, और रुकावट कम होगी तो धारा का मान बढ़ेगा और प्रतिरोध का मान घट जाएगा। तीसरी बात क्या है कि इलेक्ट्रोड जितना लिक्विड के अंदर, जितना तेजाब के अंदर ज्यादा डूबा हुआ होगा, उतना ही जो आवेश है प्लेट के ऊपर उतना ही ज्यादा आएगा, और जितना आवेश प्लेट के ऊपर ज्यादा आएगा उतने ही धारा की मात्रा बढ़ेगी। धारा बढ़ेगी तो प्रतिरोध घटेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि लिक्विड के अंदर प्लेट का क्षेत्रफल जितना ज्यादा डूबा हुआ होगा, उतना आंतरिक प्रतिरोध कम होगा, क्योंकि आवेश की मात्रा ज्यादा। चौथी बात, जब हम बैटरी का लगातार इस्तेमाल करते हैं, तेजाब की मात्रा कम नहीं होती। आप ध्यान रखिए, देखिए दो तरीके के द्रव्य होते हैं, द्रव होते हैं। एक होता है तनु, एक होता है सांद्र, जो आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। तनु का मतलब होता है पतला और सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा। तो जो तेजाब इसके बैटरी में पड़ा हुआ है पानी के साथ मिक्स है, उसकी क्वांटिटी फिक्स है। लेकिन आप ध्यान रखिए कि जब हम बैटरी को लगातार इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा कि पानी जो है वाष्प के रूप में बाहर निकलता जाता है, और जितनी लेवल तक पानी तेजाब है, जब पानी बाहर वाष्प के रूप में बाहर निकलता जाएगा तो क्या बचेगा, केवल तेजाब बचेगा। पानी की मात्रा खत्म हो जाएगी और तेजाब गाढ़ा होगा। गाढ़ेपन में चलने में ज्यादा समस्या आती है, आयनों को ज्यादा समस्या आएगी। जब आयनों को ज्यादा समस्या आएगी तो ऊर्जा ज्यादा खर्च होगी, तो धारा का मान कम प्राप्त होगा। इसलिए जो लिक्विड है, जो विद्युत अपघटय है, तेजाब है, वो एक लिमिट तक, स्टैंडर्ड लिमिट तक पतला होना चाहिए। जब पतला होगा तो आयनों को चलने में आसानी होगी। जैसे आप मान के चलिए कि कहीं पर मिट्टी पड़ी है, गीली मिट्टी पड़ी है, और उसमें से आपको चलने को कह दिया जाए, और एक जगह उतने ही लेवल में पानी पड़ा है, तो मैं समझता हूं कि पानी के अंदर चलना आप लोगों के लिए ज्यादा आसान होगा। किसकी तुलना में, गीली मिट्टी की तुलना में जो आपके दूसरे स्थान में पड़ी है। तो इसका मतलब क्या है कि गीली मिट्टी गाढ़ी है, पानी पतला है, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, आसानी से चल सकते हैं। कहां, पानी के अंदर चल सकते हैं। तो पानी पतला है तो चलने में आसानी हो गई, तो प्रतिरोध कम हो गया, धारा की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से हम सेल के आंतरिक प्रतिरोध की हम बात करते हैं। तो ये चीज मैंने बता दी है, जो मैंने आपको बताया वहीं से आपको नोट करना, छोटे छोटे क्वेश्चंस भी वहीं से आपके बनेंगे। लेकिन ये संभव जब है जब आप वीडियो को बिल्कुल एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुने। ये नहीं कि हर चीज लिखित में नहीं होती है, कुछ चीज वक्तव्य में बताई जाती है, कुछ चीज बोलने में बताई जाती है। वो सब चीजें इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं कि हम लोग हर चीज को लिखा नहीं सकते, आप हर चीज को लिख नहीं सकते, कुछ सुन करके कुछ लिख करके दोनों से ही
काम बनता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम करते हैं बात प्रतिरोधों के संयोग की बात करते हैं। संयोग यानी जोड़ना, किस प्रकार से जोड़ेंगे। देखिए पहला है श्रेणीक्रम। श्रेणीक्रम यानी एक क्रम में, श्रेणीक्रम यानी लगातार एक ही लाइन में होंगे। एक का पहला सिरा अगर लेफ्ट में है, दूसरा सिरा राइट में होगा। इसी तरीके से दूसरे का पहला सिरा लेफ्ट में, दूसरा सिरा राइट में। इसी तरीके से आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। जैसे कि एक लाइन में एक बेंच पर 3 बच्चे बैठे हैं, तो पहले का उल्टा हाथ दूसरे के सीधे हाथ की ओर, इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। जो क्रम होता है वो कहलाता है श्रेणी क्रम। एक प्रेयर के अंदर खड़े हैं बच्चे, एक लाइन में खड़े हैं, आगे पीछे खड़े हैं, एक क्लास के सही बच्चों के राइट हैंड एक साइड और लेफ्ट हैंड एक साइड, तो ये कहलाता है समांतर क्रम। और अगर डिफरेंट क्लासेस को देखा जाए, पहले 6, 7, 8, 9, 10, तो क्या होगा कि वो जो क्रम होगा वो हमारा होगा श्रेणी क्रम। एक क्लास का क्रम होगा समांतर क्रम और सारे का क्रम कहलाएगा मिश्रित क्रम। मिश्रित क्यों कह दिया? मिश्रित इसलिए कह दिया गया क्योंकि उसके अंदर श्रेणी भी है और समांतर। चलिए चलते हैं, इसको आगे जोड़ते हैं। किसी बैटरी के माध्यम से जोड़ते हैं या सेल के माध्यम से जोड़ते हैं। साथ में कुंजी का इस्तेमाल जरूर करेंगे। और हमने यहां पर लगा दिया और इसको कह दिया E प्लस माइनस K R1 R2 R3। धारा होती है एक ट्रेन की तरह। तीनों गांव, तीनों शहर, तीनों स्टेशन एक ही लाइन में है, तो उसमें से एक ही ट्रेन गुजर सकती है। तो जब ट्रेन गुजरेगी तो धारा हमारी सब में से एक जैसी होगी। और तो इसका मतलब है कि श्रेणी क्रम में समान धारा, यानी कि हर एक के अंदर धारा की जो वैल्यू है, हर प्रतिरोध के अंदर धारा की जो वैल्यू है वो समान हो गई। अब समान हो गई तो हमारे पास नियम क्या कहता है? नियम कहता है भाई V = IR होता है। 3 राशियां हैं, R1 R2 R3 अलग अलग हैं और I कांस्टेंट हो गया। तो क्या बदलेगा? R1 R के अकॉर्डिंग हमारा V बदलेगा। तो क्या होगा, क्या लिखेंगे? वोल्टेज या विभवांतर भिन्न भिन्न, वोल्टेज या विभवांतर भिन्न भिन्न। तो यहां हमने क्या कह दिया? तो इस पर में कह दिया V1, इस पर कह दिया V2 और इस पर कह दिया V3। अब टोटल किसके बराबर होगा? टोटल होगा E बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो हम क्या मान के चलेंगे? हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास में हम क्या मानते हैं कि माना संपूर्ण या तुल्य या कुल प्रतिरोध कैपिटल R है, तो क्या लिखेंगे? इसलिए लिखेंगे IR, ये नियम कहता है। इसलिए लिखेंगे IR1, IR2, IR3, I कॉमन, कैंसल, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा इस तरीके से हमारा समान श्रेणी क्रम हमारा हुआ। अब हम जो बात करते हैं इसके अंदर समांतर क्रम की बात करते हैं, तो प्रतिरोध इस क्रम के अंदर हमारे सीधे जोड़े जाते हैं। अब हम बात करते हैं
समांतर क्रम। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट की हम बात करते हैं समांतर या पार्श्व क्रम। पार्श्व क्रम के अंदर क्या होता है कि प्रतिरोध इस प्रकार से ऊपर नीचे रखे जाते हैं, जिनमें हर एक का जो राइट हैंड है वो एक साइड होता है, लेफ्ट हैंड एक साइड होता है। देखिए ये हमने सब उसी तरीके से किया है, यहाँ प्लस माइनस ई कह दिया, अब ए कह दिया, बी कह दिया, R1 कह दिया, R2 कह दिया, R2। देखिए इसके अंदर जो धारा चलेगी वो आई धारा होगी। और ध्यान रखिए जब किसी गांव में पहुंचे तो हमको 3 रास्ते दिखाई दिए। मीन्स हम एक ही मोटरसाइकिल पर या एक ही साथ 3 लोग गए जिनको हमने आई कहा। जब वो पहुंचे किसी रास्ते पर, ए पॉइंट पर पहुंचे, तो उनको 3 रास्ते दिखाई दिए। तो 3 रास्ते दिखाई दिए तो क्या होगा, 3 रास्तों पर 3 लोग अलग अलग जाएंगे। तो अलग अलग जाएंगे तो यहां हो गया I1, I2, I3, I3, I2, I1। जब फिर दोबारा से तीनों लोग वापस आते आते अगले गांव के छोर से निकलते हैं, एंड से निकलते हैं, तो क्या होगा, फिर दोबारा से एक ही जगह मिलते हैं। जब एक ही जगह मिलेंगे तो फिर इकट्ठे होकर चलेंगे। तो इसका मतलब है I1 प्लस I2 प्लस I3 I के बराबर, क्योंकि I से तो चले थे। तो क्या पता लगा, इस क्रम में धारा भिन्न भिन्न, धारा की वैल्यू भिन्न भिन्न है। अब V = IR में देखिए चलाने वाला कौन है, चलाने वाला तो एक ही है, क्योंकि E किससे जुड़ा है, A और B से जुड़ा है। बाकी प्रतिरोध किससे जुड़े हैं, A और B से जुड़े हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, विभवांतर या वोल्टेज हो गई समान। अब बात करते हैं, देखिए I क्या होगा, I होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, और V IR है, और I होता है V/R के, क्योंकि हमें पता है जब हम तीनों को एक साथ मिलाएंगे तो एक नया प्रतिरोध बनेगा, उसका नाम होगा R। तो V/R बराबर V/R1, V/R2 और V/R3 की बात हमने करी। V कॉमन हो गया, 1/R बराबर 1/R1, 1/R2, 1/R। इस तरीके से समांतर क्रम में हमने क्या निकाला, प्रतिरोध निकाला। समांतर क्रम में प्रतिरोध की टोटल वैल्यू घटती है, अलग अलग मानों से टोटल वैल्यू घटती है, जबकि श्रेणी क्रम के अंदर टोटल वैल्यू बढ़ती है। तो इस प्रकार आज हमने 3 टॉपिक के बारे में जिक्र किया। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, प्रतिरोधों के संयोग में श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। अब बहुत ज्यादा 2 या 3 टॉपिक बचे हैं, बहुत ज्यादा नहीं बचे हैं, चैप्टर एंडिंग पर है। तो मेरी सलाह मानिए कि हर वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखिए, जिससे कि अगले टॉपिक में या पिछले टॉपिक में कोई समस्या ना आए, और रिवीजन करते रहिए, यही आपका काम है। पेरेंट्स ने आपको इसके अलावा कोई वर्क नहीं दे रखा है, तो आप अपने काम को पूरी तरह अंजाम दीजिए, जिससे कि सक्सेस आपके पास हो। मैं हमेशा आपके साथ हूं, कोई समस्या है मुझे आप बताइए। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप लोग मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप लोग मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप उन पे जरूर फॉलो करें। और मैंने आपको बताया कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जरूर देखें, कमेंट बॉक्स जरूर बताएं
कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कैसी लगी वीडियो, क्या क्या आपको चाहिए, क्या आपकी आवश्यकता है, क्या समस्या है। इन सब बातों के बारे में हम बात करते रहते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में लेके चलेंगे। इतने हम नेक्स्ट वीडियो आए, आप इतने रिवीजन करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।